नमस्कार साथियों, स्वागत है अनाना क्लासी यूट्यूब चैनल पर आपका। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन भी है। और हम कल चर्चा कर चुके थे स्वर और स्वरों के वर्गीकरण की। हमने एक पहली क्लास हमारी उद्भव और विकास की थी। भाषा संबंधी उद्भव और विकास हमने देख लिया है। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने वर्णमाला या वर्ण विचार हिंदी का मूलतः टॉपिक स्टार्ट हो किया था। और इस बिंदु में हमने वर्ण विचार वर्णों के बारे में बात की थी कि वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है भाषा की। उसके बाद हमने ये देखा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन में हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ना स्टार्ट किया था। स्वर क्या होते हैं, तो छोटी सी बात थी जो मैंने रिपीट दोबारा कर रहा हूँ उस बात को। क्या कि जो स्वर लिखा था मैंने हिंदी में, और स्वरों की संख्या कितनी बताई थी, 10 बताई थी। इसके साथ ही हमने मात्राएं पढ़ ली थी। और मात्राएं 10+1 इसको नाम दिया था। ठीक है। उसके बाद में हम ये देख रहे थे कि स्वर जो होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, स्वतंत्र उच्चरित ध्वनियाँ होती हैं। स्वतंत्र इनका उच्चारण होता है। उच्चारण इनका स्वतंत्र होने का मतलब होता है कि ये किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता से नहीं बोले जाते। किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता इनको नहीं पड़ती है। अन्य ध्वनि की जरूरत इन्हें नहीं है। अन्य ध्वनि की जरूरत इन्हें नहीं है। चलिए, उसके बाद हम देख रहे थे अन्य ध्वनि की जरूरत नहीं है। अन्य वर्ण की सहायता से ये नहीं उच्चारित होते, जबकि इनको बोलते समय जो मुख गुहा से वायु बाहर आती है वो स्वतंत्र रूप से बाहर आ जाती है। ठीक है। उसके बाद हम स्वरों का वर्गीकरण आज स्टार्ट कर रहे हैं। और स्वरों के वर्गीकरण में हम सबसे पहले हमारा जो वर्गीकरण रहेगा वो रहेगा, ध्यान दीजिए, स्वरों का वर्गीकरण। आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। और मैंने बताया था, जब भी किसी बी बिंदु का विभाजन या वर्गीकरण करते हैं तो हमें आधार चाहिए होता है उसका। तो पहला जो आधार जो हमने लिया था, जो पहला आधार ए नंबर था, वो हमारा था क्या, उच्चारण काल के आधार पर स्वर। पहला पॉइंट है उच्चारण काल के आधार पर। कल मैं थोड़ी सी बात इसकी करके गया था। आधार पर स्वर, उच्चारण काल के आधार पर स्वर। और उच्चारण काल का मतलब मैंने बताया कि उच्चारित होने में जितना समय लगेगा, किसी भी ध्वनि को उच्चारण में जितना समय लगेगा वही उसका काल होगा। उच्चारण काल बोलने में जितना समय लगेगा। तो हमारे सामने स्वरों के वर्गीकरण में हम कितने प्रकार के स्वर पढ़ेंगे, 11। और इन 11 स्वरों को हम बांटेंगे कि उच्चारण काल के आधार पे कौन कितने नंबर पे या कितना कम समय लेता है और कौन कितना ज़्यादा समय लेता है। उसके आधार पे, उच्चारण काल के आधार पे स्वर कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। एक स्वर होता है लघु स्वर, लघु, या इसी को कहते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। और दूसरा आता है दीर्घ, या इसी का नाम है गुरु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर। दीर्घ कह दो या गुरु स्वर कह दो। ये दो भेद हमने बांट दिए हैं। किसके आधार पे, उच्चारण काल के आधार पे। तो उच्चारण काल के आधार पे दो भेद मैंने बताए कि एक तो होता है लघु स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा यानी ज्यादा समय लेने वाला, और लघु का मतलब होता है छोटा यानी कम समय लेने वाला। गुरु का मतलब भी बड़ा ही होता है। चलिए, इसके आधार पे मेरे को बताइए, 11 स्वर हैं आपके सामने, तो किस किस को बोलते समय कम या ज़्यादा समय लगने वाला है। तो मैं स्वरों को लिख रहा हूँ कि एक ए होता है, आ होता है, फिर ई होती है लघु, दीर्घ ई, फिर ऊ, दीर्घ ऊ, फिर री ऋषि, ए, ऐ, ओ, ओ, और औ। ये हैं हमारे सामने 11 स्वर। और इन 11 स्वरों में हम देख रहे हैं कि कौन से तो लघु हैं और कौन से दीर्घ हैं। लघु का मतलब होता है जिनके उच्चारण में कम समय लगे। तो परिभाषा थोड़ी सी लिख देता हूं मैं कि जिनके उच्चारण में समय कम लगे, कम लगे, उसे कहते हैं लघु या ह्रस्व स्वर। और दीर्घ का मतलब होता है जिनके उच्चारण में समय ज़्यादा लगे, जिनके उच्चारण में समय
ज़्यादा लगे। परिभाषा इतनी मायने नहीं रखती है जितना आपने याद करेंगे कि हमें ये पता रहना चाहिए कि लघु और दीर्घ हैं कौन कौन से। तो जिनके उच्चारण में समय क्या लगे, ज़्यादा लगे, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसे लघु या ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो चलें इसमें लिख लेते हैं कि कौन कौन से लघु हैं और कौन कौन से दीर्घ हैं। तो यहाँ देखिए कि ए और आ, आपको पता है छोटे बड़े रूप होते हैं कि ए का बड़ा रूप आ होता है, ई का बड़ा रूप बड़ी ई होती है, ऊ का बड़ा रूप ऊ होता है। ये मैंने बताई थी छोटी ही होती है। ये एक संस्कृत में प्रचलित है, इसका बड़ा रूप इस प्रकार से मैंने बताया था कि री का बड़ा रूप ये होता है जो संस्कृत में होता है। कहाँ होता है, संस्कृत में होता है। इसलिए हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले इस बात को कि जो रूप संस्कृत में है वो अपने यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसको यहाँ से डिलीट। ठीक है। तो ये सारे बड़े रूप क्या होते हैं, ये सारे बड़े ही होते हैं। इन रूपों को बड़े रूप कहा जाता है। ये चारों ही क्या होते हैं, बड़े होते हैं, कल मैंने बता दिया। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए छोटे कौन कौन से बचे हैं। आपके सामने छोटे जो बचे हैं वो ये है कि लघु कौन सा, ये लघु हो गया, इन दोनों में से ये लघु हो गया, फिर ये लघु हो गया, और री क्या होती है, छोटी होती है। तो ये चार जो होते हैं, ये चार जो हैं ये लघु की श्रेणी में रखे जाएंगे। यानी कि ए है, ए है, ई है, ऊ है, री है। ये चार लघु स्वरों की श्रेणी में आते हैं, यानी ह्रस्व स्वरों की श्रेणी में आते हैं। और जो पीछे जो 7 बच गए, 11 में से 4 लघु हैं तो 7 दीर्घ हैं। वो आपके सामने लिखे पड़े हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आ है, बड़ी ई यानी दीर्घ ई, बड़ा ऊ, और उसके बाद में ए, ए, आई, ओ, औ। ये जो चार 7 हैं ये दीर्घ या गुरु स्वरों की श्रेणी में रखे गए हैं। इसको थोड़ा सा और मैं डीपली अगर आपको बताऊं तो इन्हें कहा जाता है एकमात्रिक स्वर, यानी इनके पास एक एक मात्रा होती है, जबकि इनको कहा जाता है द्विमात्रिक या संधि स्वर। ये सभी संधि से बनते हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अलग से लिख सकता हूँ कि इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। तो ये जो लघु होते हैं या दीर्घ होते हैं इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये संधि के द्वारा बनते हैं। मैं आगे चल के जब संधि बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये संधि के द्वारा ही बने हैं। ये जो स्वर होते हैं ये संधि के द्वारा ही बनते हैं, इसलिए ध्यान रखना ये स्वर संधि स्वर, यानी ये संधि में भी आते हैं। ठीक है, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये चारों संधि के रूप होते हैं, संधि के स्वर होते हैं, इसलिए संधि स्वर कहते हैं। संधि के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, इन्हें दीर्घ या गुरु भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं, और जो छोटे हैं इन्हें लघु या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। पहला जो वर्गीकरण था उच्चारण काल के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर मैंने 2 प्रकार के बता दिए, लघु या ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय लगे वो लघु या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ए ई उ री, ये हैं लघु या ह्रस्व स्वर। और जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे वो कहलाते हैं दीर्घ या गुरु स्वर। और दीर्घ या गुरु स्वरों में जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे वो कहलाते हैं। और ये हैं इनके उदाहरण की आ ई उ, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये हो जाएंगे हमारे दीर्घ या गुरु स्वर। चलिए दूसरा आधार लेते हैं। दूसरा आधार हमारा ये कहता है बनावट के आधार पर। दूसरा है बनावट के आधार पर, बी नंबर पॉइंट है हमारा। दूसरा वर्गीकरण है बनावट के, बनावट के आधार पर। और बनावट के आधार पर अगर वर्गीकरण देखेंगे, बनावट के आधार पर अगर वर्गीकरण देखेंगे तो हमारा वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है। दोबारा लिख रहा हूँ लाइन को। बी नंबर पॉइंट, बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। बनावट के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे तो यहाँ देखिए बनावट के आधार पे 2 प्रकार के हैं। वही 11 स्वर मैं आपको लिख रहा हूँ, और मेरे को बताइए बनावट किन किन की समान है, बनावट किस किस की समान है वो लिख सकते हैं आप। तो मेरे को बताइए, यहाँ पे मैं इसी प्रकार से स्वरों को लिख देता हूँ। ये वही हमारे स्वर हैं 11, और इनमें हम बनावट के आधार पर स्वरों को देख सकेंगे। बनावट के आधार पर स्वरों को देखेंगे तो बनावट किस किस की समान है वो देखिए गौर से।
बनावट सर इन दोनों की समान है, और इन दोनों की समान है, और इन दोनों की समान है। इसकी बनावट किसी से नहीं मिलती जुलती, ये बनावट से एक जैसे नहीं होते, क्योंकि मैंने बताया था पहले ए और ओ का विकास हुआ है, और नए नवीन विकसित जो ध्वनियाँ थी वो आई और औ हैं, इसलिए बनावट के आधार पे उनको समान नहीं कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बनावट के आधार पे जिनकी बनावट समान है, तो उसी के आधार पे ये दो प्रकार के बन जाएंगे। पहला, बनावट के आधार पे जो पहला प्रकार आएगा वो आएगा सजातीय स्वर। सजातीय स्वर। और जो सजातीय हैं वो सम भी होते हैं। सम का मतलब होता है समान स्वर, यानी सजातीय ऐसे स्वर होते हैं जिनकी बनावट समान होती है। परिभाषा लिखूंगा कि जिनकी बनावट क्या हो, समान हो। जिनकी बनावट समान हो वो सजातीय होते हैं। जिनकी बनावट समान हो वो सजातीय होते हैं। चलिए बताइए, सजातीय का जोड़े कौन कौन से हैं। ए का जोड़ा आ के साथ सजातीय मेल है, ई का जोड़ा ई के साथ सजातीय मेल है, और ऊ का जोड़ा ऊ के साथ सजातीय मेल है। इसके अलावा कोई सजातीय नहीं होता। ये तीन जोड़े सजातीय अपने हिंदी में देखने को मिलते हैं, जो हम दीर्घ संधि में भी पढ़ेंगे कि ए और आ की बनावट समान होती है, ई और ई की बनावट भी समान होती है, ऊ और ऊ की बनावट भी समान होती है। चलिए नेक्स्ट, इसका दूसरा प्रकार जो है, जिनकी बनावट समान नहीं है भाई, उनको क्या कहेंगे, तो 2 नंबर आता है कि उन्हें सजातीय नहीं, उन्हें कह दो विजातीय, यानी अलग जाति के हैं, विजातीय स्वर हैं। जिनकी बनावट समान नहीं है वो विजातीय कहलाएंगे, और सम नहीं है वो हो जाएंगे विषम स्वर। वो हो जाएंगे विषम स्वर। तो ध्यान दीजिए, ये विषम स्वर होते हैं। परिभाषा में क्या लिखूंगा, जिनकी बनावट अलग है। जिनकी बनावट जो है यानी आकृति जो है, बनावट अलग है। जिनकी बनावट अलग है वो क्या कहलाएंगे, विषम या विजातीय स्वर कहलाएंगे। चलिए, बाकी जो आप किसी भी प्रकार का जोड़ा बनाओ वो विजातीय ही होगा, सजातीय नहीं होगा। चलिए देखिए, जैसे ए का जोड़ा किसके साथ कर दूं, ई के साथ कर दूं। ए का जोड़ा किसके साथ कर दूं, ऊ के साथ कर दूं। तो ये जोड़े जो हैं आप देख रहे हैं, ये जोड़े जो हैं ये किसके बन रहे हैं, विजातीय जोड़े बना रहा हूँ। ए का जोड़ा ई के साथ कर दूं, ए का जोड़ा ऊ के साथ कर दूं, और ए का जोड़ा री के साथ कर दूं। री के साथ कर दूं। तो मेरे को बताइए, ये जो तीन जोड़े दिखाई दे रहे हैं, या इसी प्रकार से कितने भी जोड़े हैं, ए के साथ बाकी जो 10 जो स्वर हैं, इन सभी के जोड़े अगर आप बनाओगे तो विजातीय या विषम प्राप्त होंगे। ई का जोड़ा भी आप किसी के साथ बना सकते हो, वो विजातीय या विषम होगा, खुद को छोड़कर। खुद का जोड़ा नहीं बनाना, खुद का जोड़ा इसमें आएगा। खुद का खुद के साथ जो मेल है वो सजातीय मेल होता है। तो ये विजातीय और विषम स्वर यानी सजातीय और सम स्वर, दो मैंने भेद बताए हैं बनावट के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में। चलिए, बनावट के आधार पे स्वरों के वर्गीकरण में दो भेद बता दी। एक लास्ट जो एक बीच में पॉइंट रह गया, क्या कि अगर मैं ऐसा कोई स्वर बता सकता हूँ क्या, नोट डाल के एक लाइन लिखेंगे, ऐसा कोई स्वर है क्या। मैंने उच्चारण काल के आधार पे आपको दो प्रकार के स्वर बताती हैं, एक तो होता है लघु और एक होता है दीर्घ रूप। लघु में तो क्या लगता है, कम समय लगता है, और दीर्घ में क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। लेकिन ऐसा कोई स्वर है जिसको और भी ज़्यादा समय लगे, यानी दीर्घ से भी ज़्यादा समय लग जाए, तो वो होता है प्लूत स्वर। क्या होता है, प्लूत स्वर। प्लूत स्वरों की श्रेणी में उसे रखा जाएगा। ये उच्चारण काल के आधार पे नहीं है, ये एक अन्य प्रकार बता रहा हूँ, है उच्चारण काल का ही रूप, क्योंकि उच्चारण काल के आधार पर ही हम ये रूप वर्गीकृत हुआ, ये भाग है जो इसमें प्लूत स्वर। जो इसमें क्या पढ़ेंगे कि ऐसा स्वर जो कोई है जिसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, लघु कम लगे तो लघु होता है, और लघु से ज्यादा लगे तो दीर्घ होता है। दीर्घ से भी अगर ज्यादा समय लग रहा है, यानी बोलने में काफी मात्रा में समय ज्यादा लग रहा है, काफी मात्रा में वायु भी बाहर आ रही है, तो वह प्लूत स्वर होता है। तो इसकी परिभाषा में लिखूंगा कि जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे। कम लगे लघु होता है, लघु से ज्यादा लगे दीर्घ होता है, और दीर्घ से भी ज्यादा लगे तो वो कौन सा स्वर होता है, वो प्लूत स्वर होता है। ये हमारी हिंदी में नहीं है, लेकिन हम जैसे ही संस्कृत के श्लोक हैं या मंत्रोच्चारण जो होता है संस्कृत में, वहाँ पर एक स्वर का उच्चारण होता है जिसे कहते हैं ओम। जिसे कहते हैं
ओम, वो इस प्रकार से ये है। अब इस स्वर को अगर आप बोलोगे तो ये स्वर जो है ये बहुत ही ज़्यादा समय लगाने लगने वाला है, बहुत ही अधिक समय, बहुत समय लगेगा इसमें, और बहुत समय लगेगा, उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगे तो इसे कहते हैं प्लूत स्वर। आप अगर ओम का उच्चारण ओम कर रहे हो तो ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ओम का उच्चारण ओम कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। ओम का उच्चारण का मतलब होता है ये जो बीच में निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको कहते हैं पुनरावृत्ति। क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति। ये जो निशान है ये पुनरावृत्ति को बताता है, और पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि इस ओ की पुनरावृत्ति करते हुए मैं को आधा बोलते हुए बंद करना है। तो ओम का उच्चारण जो होता है वो ओम का जो उच्चारण होता है वो किस प्रकार करेंगे। ओम का उच्चारण ओ को लंबा खींचते हुए बोलना है और मैं को धीरे धीरे कम करना है। तो इस प्रकार इस स्वर, ये पूरा एक ही स्वर है संस्कृत में, ओम, तो इसका उच्चारण ओम इस प्रकार किया जाता है। ये जो ध्वनि होती है ये एक प्रकार की कार मानसिक और मस्तिष्क के जो विकार हैं उसको दूर करने में, मस्तिष्क में जो तनाव है उसको दूर करने में प्रयोग में प्राचीनतम में एक विधि हुआ करती थी कि ओम का उच्चारण करने से मस्तिष्क में कंपन होता है। तो एक मस्तिष्क का एक व्यायाम समझा जाता था ओम का उच्चारण करने में। आप इसको सीधा ओम नहीं पढ़ेंगे, ये एक प्लूत स्वर की भांति इसका उच्चारण करना है, और प्लूत स्वर का उच्चारण बहुत ही लंबे समय तक किया जाता है। तो इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लग रहा है इसलिए प्लूत स्वर है। संस्कृत में मंत्रोच्चारण या किसी भी श्लोक के में अंत में अगर ओम आ रहा है तो उसको ओम नहीं, उसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से होता है, ओम, इस प्रकार से। तो ये एक लंबा समय लेना पड़ता है इसमें अगर उच्चारण करेंगे तो, इसलिए ये प्लुत स्वर होता है। ये एक बीच में एक बात थी जो मैंने आपको बताई। चलिए उसी कड़ी में वापस लौट जाते हैं कि हम पढ़ रहे थे स्वरों के वर्गीकरण में, और जो पहला आधार हमने पढ़ लिया है उच्चारण काल के आधार पे, दूसरा आधार बनावट के आधार पे भी पढ़ लिया है। अब तीसरे आधार की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा आधार, तीसरा आधार लिखिए। तीसरा आधार है हमारा जीवा की सक्रियता के आधार पर, जीवा की सक्रियता के आधार पर, जीवा की सक्रियता के आधार पर अगर हम उच्चारण देखें तो जीवा की सक्रियता के आधार पे कहाँ से जीव ज़्यादा सक्रिय रह रही है। तो बताइए मेरे को, जीवा की सक्रियता के आधार पे कल मैंने लिख के गया हूँ शायद, जीवा की सक्रियता के आधार पे कितने प्रकार के बताए होंगे मैंने आपको, मैंने दो प्रकार के बताए, तीन प्रकार के बताए होंगे। स्वर तीन प्रकार के होते हैं जीवा की सक्रियता के आधार पे। तो मेरे को बताइए क्या, कि अगर कोई जीव इस प्रकार से है तो यहाँ इसके तीन भाग बनाता हूँ मैं, पहला भाग, दूसरा भाग और अंतिम है तीसरा भाग। अंतिम जो है ये कंठों की तरफ होता है, ये इधर कंठ है, और ये है अग्र बिंदु, अग्र भाग है, ये है मध्य भाग, और जो अंत में है वो है कंठ की तरफ जो आएगा वो आएगा पश्च भाग। तो जीभ के तीन भाग है, अग्र मध्य और पश्च। हम जितने भी स्वरों का उच्चारण करते हैं वो जीभ की सक्रियता के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ स्वर ऐसे हैं जिनमें जिनका उच्चारण करते समय जीभ आगे से ज़्यादा सक्रिय रहती है, कुछ ऐसे हैं जिनमें जीभ मध्य से ज़्यादा सक्रिय रहती है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें जीभ पश्च से ज़्यादा सक्रिय रहती है। तो आप मेरे को बताइए कि जीभ कहाँ से किस किस स्वर के उच्चारण में कहाँ कहाँ से सक्रिय रहेगी। तो जीभ की सक्रियता के आधार पे आप तीन प्रकार के लिख सकते हैं। क्या लिखोगे कि सर अगर कोई स्वर जीभ के अग्रभाग से बोला जाता है, यानी ऐसा स्वर जिसमें जीभ अग्रभाग से ज़्यादा सक्रिय रहती है, तो वो अग्र स्वर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अग्र स्वर हो जाएगा। और दूसरा जिसमें जीभ मध्य से सक्रिय रहती है तो वो मध्य स्वर हो जाएगा, इसी के नाम के आधार पे इसका नाम मध्य स्वर रखा गया। और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ पीछे से सक्रिय रहती है, पीछे से सक्रिय हो जाएगी जीभ, उसको कहेंगे क्या, पश्च स्वर, इसे कहेंगे पश्च स्वर। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से, अगर बिल्कुल सिंपल बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप इनके में विभाजन में कैसे देखेंगे, जल्दी देखिए, यहाँ देखें आप। अगर कहीं भी आपको देखना पड़ जाए तो सबसे पहले ए को फिक्स करोगे कि सर ए जो बोला जाता है वो मध्य से बोला जाता है। जब भी किसी ध्वनि को ए ध्वनि उच्चारित होती है तो जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है। ए बोल के देखोगे, न तो जीभ को पीछे से जोर आया न आगे से, दोनों के बीच में से जीभ को थोड़ा सा लुंठा उत्पन्न हुई, यानी जीभ के
मध्य वाला भाग थोड़ा ज़्यादा सक्रिय रह रहा है ए बोलने में। ठीक है, आगे आइए। पश्च भाग, पश्च यानी कंठों में। जब भी कोई बच्चा रोता है तो आ की आवाज़ निकालता है, और आ की आवाज़, रोएगा तो आ की आवाज़ निकलेगी, और आ की आवाज़ निकलेगी तो कंठ सबसे पहले सूखेंगे। इसका मतलब जो आ की ध्वनि आ रही है वो सबसे ज़्यादा घर्षण कहाँ कर रही है? आ की ध्वनि जो हो रही है वो सबसे ज़्यादा घर्षण कर रही है कहाँ पे? कंठों में। यानी आ की ध्वनि पीछे वाले भाग, बिल्कुल कंठों के पास से बोली बोली जाती है आ की ध्वनि। ठीक है, तो ये एक भारी ध्वनि होती है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आ की ध्वनि के बारे में, कि जो आ है वो पीछे वाले भाग से बोला जाता है। अब यहाँ देखिए एक तरीका और बताता हूँ आपको मैं, क्या कि अगर ए को पहले फिक्स कर दो, ए को पहले फिक्स कर दो तो ये पहला, दूसरा और तीसरा भाग है। तो तीसरे भाग में जो तीन दिखाई दे रहा है, बाकी सारे तीन वाले इधर आएंगे, बाकी सारे तीन वाले इधर लिखने हैं। यानी कि पश्च भाग में 3 नंबर वाले भाग में लिखने हैं। जैसे आ के बाद कौन आया? छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ओ, फिर औ। ये इतने भाग क्या हैं? पश्च स्वर से बोले जाते, पश्च भाग से बोले जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? पश्च स्वर है। देख लीजिए 3 नंबर भाग में बाकी जो बचते हैं वो 3 नंबर वाले आएंगे, ये वाले, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ए को नहीं लिखना है, केवल ए को पहले फिक्स करना है यहाँ मध्य भाग में। तो आ उ ओ औ ये सभी पीछे वाले भाग यानी कंठ्य स्वर होते हैं ये दोनों। ठीक है, इसलिए पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं। तो ये पीछे वाले भाग से हो गए, कंठे नहीं होते, ओष्ठ्य स्वर होते हैं ये चारों, लेकिन पीछे वाले भाग से ज़्यादा हवा, सॉरी, जीभ जो है वो पश्च से ज़्यादा सक्रिय रहती है इनमें। ठीक है, अब अगर की बात करें तो अगर में कौन बच गया? अगर में बच गया सर वही जो शेष बचे हैं, ए आ, इसमें आएगा ई के बाद री, के बाद ए आई, ये सारे के सारे सर अगर भाग में आएंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, अगर स्वर की परिभाषा अगर लिखना चाहूँ तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात लिखेंगे, क्या कि अगर स्वर कौन से होते हैं? अगर स्वर कौन से होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ कहाँ से सक्रिय रहे? जिनके उच्चारण में जीभ आगे से सक्रिय रहती है, और आगे से ये 4-5 स्वर आगे से बोले जाते हैं, यानी जीभ का अगर भाग ज़्यादा इनमें सक्रिय रहेगा। और री ऋषि, और री ऋषि। चलिए उसके बाद मध्य स्वर की बात करें तो मध्य में सर एक ही आता है, ए है, और बाकी पश्च स्वर 3 नंबर वाले भाग में तो 3 अंक वाले जो हैं वो हैं आ, उ, ऊ, उसके बाद में ओ और औ। ये लो, ये हमारा एक वर्गीकरण, C नंबर वर्गीकरण जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया। 3 नंबर जो वर्गीकरण था जीवा की सक्रियता के आधार पे, जीवा कहाँ कहाँ से सक्रिय रह रही है? अगर से सक्रिय रह रही तो अगर, मध्य से सक्रिय रहे तो मध्य स्वर, और पश्च से सक्रिय रहे तो पश्च स्वर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात अपने को यही देखने को मिलती है कि सिंपल याद करने का जो तरीका रहता है कि आप मध्य को पहले फिक्स करो कि मध्य कहाँ से बोला जाता है। मध्य स्वर में कौन आता है? ए आएगा, मध्य में ए आएगा। उसके बाद पश्च स्वर में यानी 3 नंबर है तो ये 3 नंबर वाले जो जितने भी हैं सारे के सारे रख दो इसमें, और जो बच गए हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? बच गए जो सारे के सारे इसमें आएंगे, किसमें? अग्र स्वर में आएंगे। तो हमारा वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो चुका है जीवा की सक्रियता के आधार पर, जो वर्गीकरण हमने पढ़ा बहुत ही सिंपल सा वर्गीकरण है। चलिए आगे बात करते हैं 4 नंबर, D नंबर वर्गीकरण की। 4 नंबर ही डाल देता हूँ मैं इसको, 4 नंबर वर्गीकरण। और इस 4 नंबर वर्गीकरण में सिंपल सी बात, क्या ओष्ठा आकृति के आधार पर, ओष्ठा आकृति के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पे, ओष्ठाकृति, ओष्ठ होते हैं होठ, ओष्ठ क्या होते हैं? होठ, इसी का तद्भव रूप है ओठ, इसी को कहते हैं होठ। इसी का नाम होता है रद, रद नक दांत, आप सॉरी, रद नहीं, आपने नाम सुना है रदनक? रदनक, रदनक क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो बताइए होठ क्या दांतों को ढकते हैं क्या? होठ जो होते हैं वो अपने दांतों को ढक कर रखते हैं, इसलिए होठ जो है वो रद का आवरण होते हैं, यानी इन दांतों का आवरण होते हैं। दांत का आवरण यानी दंत के साथ आवरण जोड़ोगे तो एक होठों को दंतावरण भी कहा जाता है, आवरण भी कहा जाता है। अच्छा, दांत को ढकते हैं इसलिए ये हो जाएंगे दंत का, दंत के छद, छद मतलब ढकने वाले, तो नाम हो जाएगा दंत छद। इन दांतों का, सॉरी, उसी प्रकार ये आवरण जो है वो रद्द के आगे लगा दो, क्योंकि रद्द भी क्या होते हैं? दांत होते हैं, तो नाम हो जाएगा रद्द दांत, और फिर उनको आवरण यानी रदावरण, दांतों का आवरण कौन है? होठ है। और उसी प्रकार रद्द को ढकने वाले यानी रद्द रद्द हो जाएंगे। उसी प्रकार इनको लब भी बोला जाता है, उसी प्रकार इनको पुट भी कहा जाता है, और उसी प्रकार इनको दरार भी कहा जाता है। ये होठों के पर्यायवाची हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने पढ़ते हैं क्या?
औष्ठ आकृति के आधार पे, यानी होठ किन किन आकृतियों में बदल जाएंगे उसके आधार पे मैंने आपको दो प्रकार के बताए होंगे। कल मैंने एक वर्गीकरण किया। देखो, अगर होठ हमारे वर्ताकार हो जाएं, होठ दो ही आकृतियां ग्रहण करते हैं, या तो वर्ताकार हो जाएं या किसी अन्य आकृति के हो जाएं। तो जब वर्ताकार यानी होठ गोल हो जाते हैं, मैं कुछ स्वरों का उच्चारण कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा किन किन में होठ गोल हो रहे हैं। ए आ ई ऊ ऊ, होठ गोल हो रहे हैं इसमें। उसके बाद में री, किसी प्रकार का गोला नहीं बना होठों का। उसके बाद में ए आई नहीं बन रहे हैं। ओ औ इनमें बन रहे हैं। तो होठ किन किन में गोल हो रहे हैं, वो गोलाकार वर्णों में आएंगे, यानी गोलाकार स्वर होंगे, और गोलाकार को कहते हैं वर्ताकार स्वर। तो पहला जो प्रकार होगा वो होगा वर्ताकार स्वर। तो इसकी परिभाषा साथ ही लिख देता हूँ, परिभाषा थोड़ी ध्यान में रखनी है। क्या कि वर्ताकार स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में होठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। यानी होठ क्या होंगे, वृत्त के समान गोल हो जाएंगे। कौन कौन से हैं इस श्रेणी में, तो मेरे को बताइए। मैंने आपको बता दी है क्या कि ऊ है, ऊ है, ओ है और औ है। ये चार स्वर ऐसे होते हैं जिन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। इनके उच्चारण में होठ गोल आकृति ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा जो प्रकार रहेगा दूसरा जो प्रकार रहेगा वो रहेगा कि अवर्ताकार स्वर। इनकी परिभाषा अगर लिखूंगा अवर्ताकार स्वरों की, तो मेरे को बताइए अवर्ताकार स्वर कौन से होंगे, जिसमें होठ गोल नहीं होते। गोल नहीं होंगे तो कोई और आकृति ग्रहण कर लेंगे। तो इनके उच्चारण में इनके उच्चारण में होठ वर्ताकार न होकर किसी अन्य आकृति के हो जाते हैं। होठ वर्ताकार न होकर किसी अन्य आकृति की हो जाएंगे। तो बाकी जो बचे हैं वो सभी के सभी इसमें आएंगे। जैसे ए का उच्चारण करूं तो होठ वर्ताकार नहीं हो रहे हैं। आ का उच्चारण करने में भी होठ वर्ताकार नहीं हो रहे हैं। ई, और इसी क्रम में ई आ जाएगी, इसी क्रम में री ऋषि आ जाएगा, और इसी क्रम में ए आई ओ औ भी आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए ए आई और ओ औ इनमें भी होठ क्या नहीं हो रहे, गोल नहीं हो रहे, यानी वृत्ताकार आकृति ग्रहण नहीं कर रहे। तो ये हो जाएंगे अवृत्ताकार स्वर। ये अवृत्ताकार स्वर हो जाएंगे, ठीक है। और ऊपर वाले हैं वृत्ताकार स्वर। ये हैं अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार जिनके उच्चारण में होठ वृत्त के समान गोल हो जाएंगे और उनमें वृत्ताकार न होकर किसी अन्य आकृति के हो जाएंगे, उसे ही क्या कहते हैं, अवृत्ताकार कहते हैं। दोनों को अपने इसी क्रम में पढ़ लिया है। उस आकृति के आधार पर हमारा ये वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। चलिए अब एक वर्गीकरण लेता हूँ नया, मुखाकृति के आधार पर। हमारा जो 5 नंबर वर्गीकरण है वो ले रहा हूँ मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण। देखो, 4 प्रकार का होता है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। और 4 प्रकार में सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि 4 प्रकारों में हम किस प्रकार वर्गीकरण करते हैं, मुख की आकृति किस प्रकार खुलती है, यानी मुख किस स्वर में किस प्रकार और कितना खुल रहा है। मैं आपको बताऊं, स्वरों का वर्गीकरण, ध्यान रहे, स्वरों के वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और स्वरों के वर्गीकरण में काफ़ी सारे आधार मान मान के अपने स्वरों का वर्गीकरण किया। उसी कड़ी में एक आधार आया मुखाकृति के आधार पे। तो इसके आधार पे मैं आपको स्वर बताऊं तो स्वर होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। और इन 4 प्रकारों को आराम से समझते हैं। पहला पहला क्या होता है कि संवर्त स्वर। पहला आता है संवर्त स्वर। और तीसरा लिखता हूं विवृत स्वर। विवृत स्वर जैसे मैं समझा रहा हूँ उसी कड़ी में समझना, संवर्त स्वर और विवृत स्वर, ठीक है। संवर्त का मतलब, पहले इन दोनों को समझो, बाद में करते हैं उसकी बात। संवर्त का मतलब होता है खुलना किसी चीज, संवर्त का मतलब होता है बंद होना किसी चीज का, बंद होना। और विवर्त का मतलब होता है खुलना किसी चीज का, खुलना। तो यहाँ ध्यान रहे, एक तो है बंद होना, एक है खुलना। एक तो बंद होना, एक है खुलना। संवर्त का मतलब होता है बंद होना।
तो सर मुखाकृति के आधार पे बता रहे हो, तो इसको आगे बताइए कि क्या होने वाला है इसमें। मुखाकृति के आधार पे मैं बात करूं तो संवर्त का स्वर का मतलब मैंने लिख दिया कि बंद होना। आप बताइए किसी भी स्वर को बंद मुख से बोला जा सकता है क्या? नहीं बोला जा सकता। किसी भी स्वर को जब बंद मुख से नहीं बोला जाता तो सर फिर यहाँ बंद होना क्यों लिखा है? इसका मतलब ये हो गया कि मुखाकृति, मुख बंद नहीं होगा, प्राय बंद सा हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखना है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख क्या हो जाएगा, मुख प्राय बंद सा हो जाता है, मुख प्राय बंद हो जाएगा, मुख प्राय बंद हो जाएगा, उसे कहेंगे क्या, संवर्त स्वर। और विवर्त का मतलब होता है मुख पूर्ण खुल जाएगा, मुख पूर्ण रूप से खुल जाएगा, मुख पूर्ण खुल जाएगा। मुख पूर्ण खुल जाएगा, वो होंगे कौन से, विवर्त स्वर। चलिए अब बात आगे करते हैं कि सर इनके उदाहरण बताने से पहले जो दो भेद आपने छोड़ दिए, 2 नंबर और 4 नंबर क्रम के, इनको लिख दीजिए। संवर्त स्वर, यहां मैं लिखता हूं अर्ध संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर। और यहां लिखता हूं अर्ध विवर्त स्वर। सर इसका मतलब आपने हमें बता दिया क्या कि जहां संवर्त में मुख बंद होता है वहां अर्ध संवर्त में आधा बंद होगा, तो यहां होगा आधा बंद, आधा बंद। और जहां विवर्त में सर पूरा खुलता है उसी स्थिति में अर्ध विवर्त में सर आधा खुलेगा, मुख आधा खुलेगा। ध्यान दें, आधा विवर्त खुलना, अर्ध विवर्त आधा खुलना, उसी क्रम में संवर्त बंद होना, अर्ध संवर्त आधा बंद होना। ठीक है सर, समझ गए। लेकिन सर हमें बताइए इनके उदाहरण क्या रहेंगे। अब सर पहला कंफ्यूजन हमारा ये है कि आधा बंद और आधा खुला, सर बात एक नहीं है। आधा बंद होने का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद होता है, लेकिन वो बंद होने की दृष्टि से आधा बंद होगा। और खुलने की दृष्टि से जब आधा खुल जाए, बंद होने की दृष्टि से आधा बंद होना अलग बात है, खुलने की दृष्टि से आधा खुलना अलग बात है। ठीक है, तो मुख प्राय खुलता खुलता आधा खुल जाए, मुख प्राय बंद होता होता आधा बंद हो जाए, मुख प्राय बंद होता होता आधा बंद हो जाए, अर्ध संवर्त है। और मुख प्राय खुलता खुलता आधा खुल जाए, अर्ध विवर्त है। पूरा खुल जाए विवर्त है, बंद ही हो जाए लगभग बंद हमें प्रतीत हो रहा है, संवर्त स्वर है। आई कहानी समझ में? चलिए, तो विवर्त स्वर में सबसे ज्यादा मुख कौन से स्वर में खुलता है? बच्चा जब सबसे ज्यादा रोता है तो कौन से स्वर का उच्चारण करता है? उसका मुख पूर्ण रूप से खुला रहता है। उस स्थिति में कौन से स्वर का उच्चारण हो रहा होता है? आप बताइए मेरे को, कौन से स्वर का उच्चारण होता है? सर उस स्थिति में आ स्वर का उच्चारण हम देखते हैं। कौन से स्वर का? आ स्वर का उच्चारण हम देखते हैं कि सर जहां पर मुख पूरा खुलता है वह स्वर है सर आ। हम आ कहेंगे क्योंकि आ, जब बच्चा रोता है आ की ध्वनि निकालता है, उस स्थिति में मुख पूरा खुला रहता है, उस स्थिति में मुख पूरा खुला रहता है। सर संवर्त स्वर बंद किस किस में हो जाएगा? देखिए मैं आपको 3 4 5 बताता हूं। ई, ई, ऊ, ऊ और री, इनमें मुख क्या रहेगा? बंद हो जाएगा, लगभग बंद हो जाएगा, इनमें मुख लगभग बंद हो जाएगा। 1 मिनट पानी पी लें। अर्ध संवर्त में हम देखेंगे क्या कि यहाँ आएगा ए और ओ, एक एक मात्रा वाले ए और ओ। अर्ध विवर्त का मतलब होता है मुख आधा खुला रहेगा, और आधा खुला किस किस में रहेगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं। आधा खुला रहेगा आई औ में, यानी दो दो मात्रा वाले, और इसके साथ जो बच गया ए बी, वो भी किस में आने वाला है? अर्ध विवर्त स्वर में आएगा। अर्ध संवर्त में एक एक मात्रा वाले ए ओ, अर्ध विवर्त में दो दो मात्रा वाले आई औ, इसके साथ ए बी। और ये तो आपको पता चल ही गया कि संवर्त कौन होता है, अर्ध संवर्त कौन होता है, विवर्त कौन होता है, अर्ध विवर्त कौन होता है। तो हमारे मुखाकृति मुख किस आधार पे खुल रहा है उसके आधार पे मैंने 4 प्रकार के बता दिया आपको, संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त, विवर्त। इनको स्पेशली ध्यान में रखना, पेपर में पूछ लेते हैं कि अर्ध संवर्त कौन से हैं, अर्ध विवर्त कौन से हैं। तो संवर्त में बता दिए ई ऊ री, अर्ध संवर्त में ए ओ, विवर्त में आ, और अर्ध विवर्त में रहेगा आई और औ और ए। आई कहानी समझ में? ठीक है, 6 नंबर पॉइंट डाल रहा हूँ आगे। 6 नंबर है हमारा, 6 नंबर पॉइंट,
नासिका के आधार पे, नासिका के आधार पे बिल्कुल सिंपल बात है। नासिका के आधार पे जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं निरनुनासिक, और एक ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं अनुनासिक। तो सबसे पहले अपने देखें कि नासिका के आधार पे किस प्रकार से वर्गीकरण करना है। नासिका के आधार पे यहाँ मैं दो प्रकार के बता रहा हूँ। पहला है हमारा अनुनासिक स्वर, और दूसरा है निरनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर। गौर कीजिए, अनुनासिक का मतलब होता है, मैंने कल बताया था कि कोई भी चीज अकेले नाक के द्वारा नहीं बोली जा सकती, केवल मुख के द्वारा उच्चारण हो सकता है, केवल नाक के द्वारा उच्चारण नहीं हो सकता, दोनों के द्वारा उच्चारण हो सकता है। तो अनुनासिक का मतलब होता है किसका सहयोग हो रहा है, यहाँ पे नासिका का भी सहयोग हो रहा है, बोला किसके द्वारा जाएगा, मुख के द्वारा। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ मुख के साथ साथ नासिका का सहयोग रहे, नासिका का सहयोग हो, अर्थात अर्थात प्राणवायु जो होगी वो मुख के साथ साथ किससे बाहर आएगी, नाक से बाहर भी आएगी। प्राणवायु मुख धन नाक दोनों से बाहर आए, मुख धन नाक दोनों से बाहर आए। तो प्राणवायु जो होगी वो मुख और नाक दोनों से बाहर आएगी, तब वहां पे उन स्वरों को कहा जाएगा कौन से स्वर, अनुनासिक स्वर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आपको सीधे स्वर लिख के बता रहा हूँ, देखिए इधर जैसे है ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, इसी क्रम में चलते जाएंगे। देखिए ये तो है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक लिख दूं, फिर इन दोनों को एक साथ समझाऊंगा। निर्नुनासिक ऐसे स्वर जो केवल जो केवल मुख से उच्चरित हों या मुख से उच्चारित हों, जो केवल मुख से उच्चारित हों, नाक का सहयोग नहीं है, नाक का सहयोग ना हो, वो कहलाते हैं निर्नुनासिक। और निर्नुनासिक भी इसी क्रम में इसी प्रकार से लिख देता हूं कि ए है, आ है, ई है, इसी क्रम में चलते जाएंगे। चलिए अब इस बात को समझो, अब इस बात को समझिए। अनुनासिक वे होते हैं जिसमें किसका सहयोग हो, नासिका का भी सहयोग हो, किसके साथ साथ, मुख और नाक दोनों के साथ नासिका का भी सहयोग हो। लेकिन आप इनको पढ़ के देखिए, ए, आ, ई, किसी भी प्रकार से नाक का सहयोग नहीं लिया जा रहा, किसी प्रकार से नाक का सहयोग नहीं लिया जा रहा, तो ये निर्नुनासिक है। यानी निर्नुनासिक, बिना नासिका के स्वर है, ये निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। और केवल मुख से उच्चारित होंगे, नाक का सहयोग, नाक का सहयोग नहीं हो, नाक का सहयोग नहीं हो। तो इसमें केवल किसका, मुख का योगदान है, मुख गुहा से वायु बाहर आ रही है, ए, आ, ई। लेकिन ऊपर वालों को पढ़ के देखो, ऊपर वालों के मैं अनुस्वार लगाता हूं सभी के ऊपर, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये भी अनुस्वार का रूप है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लो चंद्र बिंदु, सॉरी चंद्र बिंदु लगा रहा, सभी पे चंद्र बिंदु लगाया मैंने, सॉरी भाई, चंद्र बिंदु लगा दिया सभी पे। अब मेरे को बताइए, ये तो बन चुके हैं अब अनुनासिक, ये और ये है निर्नुनासिक। इन ये तो पहले से निर्नुनासिक थे, इसलिए निर्नुनासिक की श्रेणी में रख दिए। ए, आ, ई, ऊ, केवल और केवल मुख का सहयोग है, नासिका का सहयोग नहीं है। ऊपर वाले में नाक का सहयोग भी है, यानी वायु नाक से ही बाहर आई है। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये ए, आ, ई नहीं है, ये है ए, आ, ई, ऊ, इस प्रकार से। तो ये किसके सहयोग से बोलेंगे, नाक और मुख दोनों से बोले जा रहे हैं, और जो मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं उनको कहते हैं क्या, अनुनासिक। इसमें मुख के साथ साथ कहाँ से वायु बाहर आ रही है, नाक से भी वायु बाहर आएगी।
नाक से वायु बाहर आए, उसको कहते हैं अनुनासिक। तो ये हमारे अनुनासिक बन चुके हैं और ये है हमारे निम्नासिक। ये नासिका के आधार पे हमने पढ़े। 7 नंबर और लास्ट नंबर, 7 नंबर और अंतिम जो प्रकार है, अंतिम जो भेद आएगा वो आएगा हमारा क्या, इसके आधार पे 7 नंबर जो अंतिम भेद है वो है हमारा उच्चारण स्थान के आधार पे। लास्ट है, के बाद स्वर कंप्लीट हो जाएंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पे। चलिए, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का मतलब है कहाँ से कौन से बोले जाते हैं, स्थान कौन सा है। मुख के अंदर कितने स्थान होते हैं हमारे, मुख के अंदर 5 स्थान है। कितने स्थान है, 5। कौन कौन से हैं वो देख। सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। मैंने हमारे मुख में 5 घटक, 5 अवयव हैं जिनसे हम अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं। अलग अलग वायु अलग अलग जगह टकराती है, कोई कंठ से होके आती है, कोई तालू से, कहीं जीभ कहाँ टकरा रही है कहीं, उसके आधार पे 5 हमारे उच्चारण स्थान बनते हैं। तो 5 उच्चारण स्थान क्या है। अब देखिए, पहले तो मैं स्थान लिख रहा हूँ, फिर उससे मिलते जुलते स्वर लिखूंगा। पहला, पीछे से अगर चलते हैं तो सबसे पहले कंठ आता है। इसको लाइन से ऐसे ही इसी क्रम में याद करोगे तो सबसे पहले स्थान आता है कंठ। कंठ से ऊपर की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो ऊपर हमें तालु देखने को मिलता है हमारा, ये हमारा तालु हो जाएगा। ये स्थान की बात कर रहा हूँ भैया, ये तालु हो गया। तालु से फिर थोड़ा नीचे उतरते हैं, इसी प्रकार ये कंठ है, फिर ये ऊपर की तरफ तालु आ गया। तालु से थोड़ा नीचे उतरोगे, थोड़ा सा खुरदरा भाग दिखाई दिया आपको, ये हमारा हो जाएगा मसूड़े हैं ये, और मसूड़े को कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं, मूर्धा। इस मुर्दा के नीचे हमारे क्या है, दांत हैं। तो यहाँ मसूड़ों से जस्ट नीचे हमारे आ जाएंगे दांत, यानी स्थान लिख रहा हूँ केवल ये, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, और फिर हमारे बाहर की तरफ क्या है, होठ हैं, और ये हमारे होठ हो जाएंगे। चलिए, होठ को कहते हैं ओष्ठ। ये 5 स्थान हो गए। कितने स्थान हो गए, 5। ये हैं उच्चारण स्थान। अब जो चीज कंठ से बोली जाती है, जो चीज कंठ से बोली जाएगी वो हमारी हो जाएगी कंठ्य। क्या हो जाएगी, जो चीज कंठ से बोली जाती है वो चीज कंठ्य होती है। जो चीज तालु से बोली जाती है, यानी जीभ तालु के साथ साथ टकराएगी, वो तालव्य होती है। जो चीज मसूड़ों यानी जीभ मसूड़ों के साथ टकराएगी उसे कहते हैं मूर्धन्य। क्या कहते हैं, मूर्धन्य। और जो चीज दांतों से टकरा के, यानी जीभ दांतों की जड़ों में टकराती है, बिल्कुल ऊपर वाले दांत की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले दांतों से जीभ टकराए। एक तो जीभ, आवाज, जीभ का कोई सहयोग नहीं, आवाज कंठों से आ रही है। जैसे आवाज कंठों से कब आती है, जैसे आ का उच्चारण करते हैं, आवाज कंठों से आ रही है। ए का उच्चारण करते हैं, आवाज कंठों से आ रही है। ठीक है। तालु, जीभ सिर्फ तालु के पास जा रही है और हवा तालु से टकराते हुए बाहर आ रही है। जीभ तालु से टकराएगी लगभग, मसूड़े में मूर्धन्य हो जाएगा। जीभ मसूड़ों के पास रहेगी, मसूड़ों के पास टकराएगी या कंपन करेगी। जैसे री, ऋषि का उच्चारण कीजिए, री री, जीभ का आगे वाला टिप पॉइंट है, वो कंपन कर रहा है कहाँ पे, मसूड़ों के पास। दंत्य, जीभ ऊपर वाले दांतों की बिल्कुल जड़ों में टकराने वाली है, दंत्य। और ओष्ठ, यहाँ जीभ होठों के टकराएगी नहीं, जबकि जीभ क्या करेगी, सॉरी, होठ क्या आएंगे, दोनों होठ आपस में टकराएंगे। जैसे मैं उच्चारण करके बताऊँ आपको, अ, अगर व्यंजनों में देखें तो पैप है, इस श्रेणी में आते हैं। और ओष्ठ में ओष्ठाकृति बदल रही है, हम आवाज को ऊ ऊ ओ औ का रूप होठों की आकृति से चेंज करके दे रहे हैं, इसलिए ओष्ठ्य हो जाएगा। तो ओष्ठ से टकराने वाली, सॉरी, ओष्ठ से बोले जाने वाले ओष्ठ्य हो जाएंगे। चलिए, तो हमारे कितने व्यंजन, कितने स्वर हो चुके हैं सर, 5 स्वर हो गए हैं, 5 भेद हमने बता दिए, 5 स्थान हमको मिले हैं मुख के अंदर, और 5 स्थानों के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण बताइए, किस किस आधार पे कौन से स्वर का उच्चारण होगा। चलो देखते हैं। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ये हमारे सामने 5 स्वर हैं। उच्चारण काल के आधार पे कितने प्रकार के स्वर होते हैं सर, 5 प्रकार के स्वर होते हैं। 5 प्रकार के स्वर हमने लिख दिए। पहला, कंठ्य में आते हैं ए और आ। ए और आ ऐसे स्वर हैं जो कंठों से बोले जाते हैं। ए आ, मैंने पहले ही बताया था, ए और आ की ध्वनियां कंठों से बोली जाती हैं। उसी प्रकार तालु से जो बोली जाएगी वो होंगी ई, ई, ए, ऐ। ई ई ए ऐ, ये तालु से बोली जाने वाली हैं। तालु से बोल के देखना पड़ेगा इनको, ई ई ए ऐ। जीभ तालु के साथ टकराएगी, हवा तालु से स्पर्श करती हुई बाहर आ रही है। मूर्धन्य मसूड़ों से, इसमें केवल री ऋषि आती है। री ऋषि और रै बहन भाई होते हैं। ये रै और री ऋषि दोनों एक ही जगह से बोले जाते हैं, ध्यान रखना। जिस प्रकार रै का उच्चारण हो रहा है उसी प्रकार री का उच्चारण होता है मसूड़ों से। ओष्ठ्य की बात आ जाए तो होठों की आकृतियां, ये वही वर्ताकार स्वर है, वर्ताकार जिनमें होठ गोल हो जाते हैं वो ओष्ठ्य ही होते हैं। होठ किस किस में गोल हो रहे थे, ऊ ऊ ओ औ में हो रहे थे, उसी क्रम में ओष्ठ्य भी वही होंगे। फिर होठ गोल हो रहे हैं तो होठों से संबंधित स्वर कौन है, यही लिख देता हूँ, ऊ ऊ ओ औ। ये 4 जो होते हैं ये ओष्ठ्य स्वर होते हैं। चलिए, मेरे को बताइए बचा कौन, ए आ, ई ई, ऊ ऊ, री,
ए ऐ ओ औ 11 हो गए। तो बताइए दंत्य स्वर, दंत्य स्वर कोई होता है क्या? सर दंत्य स्वर कोई नहीं होता, दंत्य स्वर बचा ही नहीं। तो आपसे पूछा जाए दंत्य स्वर कौन होता है? कोई भी ऐसा स्वर नहीं जो दांतों से बोला जाए। कंठ्य ए और आ होते हैं, तालव्य ई ए ऐ होता है, मूर्धन्य री होता है, ओष्ठ्य उ ओ औ होता है। आप इन 5 को अच्छे से याद करना। उच्चारण स्थान के आधार पे मैंने थोड़ा-सा सिंपल वे में बता दिया कि उच्चारण स्थान के आधार पे 5 प्रकार के स्वर होते हैं। कंठ है, तालु है, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। ठीक है, ये तो है स्थान, ये तो है हमारा इस मुख के अंदर स्थान, मुख के अंदर स्थान। ये है हमारे मुख के अंदर स्वर, जो स्वर उससे संबंधित होगा। ठीक है, और ये हैं इसके उदाहरण, एग्जाम्पल। ठीक है, समझ गए हो इस बात को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी। हमारे स्वर जो है इनका वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। हमने 7 वर्गीकरण पढ़े हैं स्वरों के, और स्वरों के 7 वर्गीकरण पढ़ने के साथ ही हमने थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ। स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वरों के उच्चारण में किसी प्रकार की कोई व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी भी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। मुख गुहा से प्राणवायु जो बाहर आती है, ये निर्बाध गति से बाहर आ जाती है, किसी भी रुकावट या बाधा या झटका महसूस नहीं करती। चलिए, स्वरों के वर्गीकरण में हमने 7 प्रकार के वर्गीकरण देखें। पहला वर्गीकरण था उच्चारण काल के आधार पे, लघु और दीर्घ बताए थे, बीच में एक प्लुत भी बताया था। फिर अपना बनावट के आधार पे सजातीय और विजातीय, सम यानी विषम बताए थे। फिर मैंने बताया आपको मुखाकृति के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त बताए, 4 ये बताए। ओष्ठाकृति के आधार पे मैंने आपको 2 बताए, वर्ताकार, अवर्ताकार। जीवा की सक्रियता के आधार पे मैंने आपको 3 बताए, अग्र, मध्य और पश्च। नासिका के आधार पे मैंने आपको 2 बताए, अनुनासिक जिनमें नाक का भी सहयोग होता है, जैसे ए आ ई, और नासिकीय बिल्कुल निर्नुनासिक जिनमें नाक का सहयोग नहीं होता, केवल मुख से उच्चरित होते हैं, वो है ए आ, जिसमें अपने नॉर्मल बोलते हैं सामान्य। ठीक है, उसके बाद हमने उच्चारण स्थान के आधार पे देखे। उच्चारण स्थान के आधार पे मैंने 5 प्रकार के बता दिए, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ये 5 प्रकार के स्वर। इसी के साथ स्वरों का वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हेडिंग डालते हैं व्यंजन, हेडिंग डालिए व्यंजन। व्यंजन, पहली बात, व्यंजन का जब भी कोई उच्चारण करता है, कै का कोई उच्चारण करे, ख का कोई उच्चारण करे, गै का करे, चाहे गै का कहे, चाहे अंगै का करे, ये उच्चारण जब भी होगा, ये उच्चारण जब भी होगा, तब आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है। क्या? क्योंकि इनके उच्चारण में हमेशा किसका योगदान रहता है? स्वरों का योगदान रहता है। स्वरों का योगदान, उच्चारण में किसका योगदान रहता है? स्वरों का योगदान रहता है। जब भी उच्चारण करोगे तो स्वरों का योगदान जरूर आएगा। कै का उच्चारण करोगे तो सबसे पहले कै के साथ क्या बोलना पड़ेगा? ए भी बोलना पड़ेगा। ख का उच्चारण करोगे तो ख के साथ ए भी बोलना पड़ेगा। कू का उच्चारण करोगे तो कू के साथ यानी कै के साथ आपको किसका? ऊ ध्वनि बोलनी पड़ेगी। तो जब भी किसी स्वर का उच्चारण होता है तो स्वरों के योगदान से ही होता है, स्वरों का योगदान होगा फिर ही स्वरों का उच्चारण होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या कि अगर हम देखें कि व्यंजनों में परिभाषा लिखें, तो व्यंजनों की परिभाषा इस प्रकार से लिख रहा हूँ क्या कि यहाँ व्यंजनों की परिभाषा लिख रहा हूँ, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। स्वरों की सहायता से हो तथा तथा इनके उच्चारण में तथा इनके उच्चारण में प्राणवायु, अब रुको यहाँ पे, तो मेरे को बताइए, व्यंजनों का जब भी उच्चारण कर रहे हो तो प्राणवायु क्या निर्बाध गति से बिना बाधा के बाहर आएगी? नहीं, कभी नहीं। कै, ख, गै, गै एक झटके के साथ बोलना पड़ेगा और एक झटके के साथ ही प्राणवायु बाहर आएगी, यानी मुख गुहा से प्राणवायु झटके के साथ बाहर आएगी। दूसरी बात, निर्बाध, निर्बाध गति कभी नहीं होगी, बाधा के साथ, रुकावट के साथ अपने को वायु रुकावट करती हुई महसूस आएगी, महसूस होगी कि वायु, प्राणवायु कोई रुकावट महसूस हो रही है। कै, ख, गै, प्राणवायु जो मुख से बाहर आ रही है, इसमें बाधा महसूस होती है, तभी हम व्यंजन का उच्चारण कर पाएंगे। तो प्राणवायु, रुकावट या बाधा
के साथ बाहर आए तथा इनके उच्चारण में प्राणवायु रुकावट तथा बाधा के साथ बाहर आती है। परिभाषा आपने थोड़ी लिखी है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो तथा, यहाँ इनके नहीं जिनके जोड़ देते हैं, परिभाषा को अगर सही बनाना चाहें तो जिनके जिनके उच्चारण में प्राणवायु रुकावट या बाधा के साथ बाहर आए ध्वनि व्यंजन कहलाती हैं। ध्वनियों की बात की है तो व्यंजन कहलाती हैं लिखेंगे, व्यंजन कहलाती हैं। तो ऐसी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं, जिनमें स्वरों का योगदान हो और स्वरों की सहायता से ही बोली जाए। चलो, व्यंजन जो है ये हमारा बार खड़ी जो आपने देखी थी ना, वो इसीलिए बनाई गई थी कि आप इन स्वरों और व्यंजनों के योग को अच्छे से पढ़ सके। चलिए, ये कै व्यंजन था, इसके साथ अगर ई की ध्वनि जोड़ रहा हूँ तो ये हो जाएगा सर की ध्वनि। आप सभी समझ रहे हैं? कै के साथ अगर ए की ध्वनि एक मात्रा वाला है ना ये, तो एक मात्रा लगाएंगे इसके ऊपर, और इसी के साथ अगर कै की ध्वनि इस प्रकार आ जाए ऐ की मात्रा, तो कितनी आ जाएंगी? दो आ जाएंगी। ये लो, दो आ गई। ठीक है, उसी प्रकार मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, कै के साथ री का मेल जब भी करो तो बनने वाला क्या होता है? ये लो, इस प्रकार से, जैसे कृपा में लिखा था ना, कृपा में, जैसे कृष्ण में लिखा था ना, तो ये री का मेल नीचे की तरफ होता है, ये सुनो। जैसे इस प्रकार का श्रय होता है ना, ये तो क्या है? श्रय। इससे बनता है श्रवण। ये लो, तय के नीचे, तय के नीचे क्या लगा है? तय के नीचे रै लगा दिया है। क्या लगा दिया है? रै लगा दिया है। लेकिन लेकिन इस सै के नीचे री ऋषि लगा दूं तो ये श्री बनता है और इससे श्रृंगार बनेगा। क्या बनेगा? श्रृंगार। ये री ऋषि से बना है और ऊपर वाला रै से बना है, इस दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए, यहाँ कई बार डंडा लिखा मिलता है, इसका मतलब रै भी लगा दिया, री भी लगा दिया। ऐसा संभव हो सकता है क्या? एक ही व्यंजन के साथ एक व्यंजन और लगा रखा है और एक स्वर भी जोड़ रखा है? ऐसा संभव नहीं है। चलिए, तो एक आधे वर्ण के साथ ऐसा नहीं कर सकते अपने, इतना धक्का नहीं कर सकते किसी भी वर्ण के साथ। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? ये व्यंजनों की बात होगी, परिभाषा होगी। व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं, व्यंजनों के वर्गीकरण में देखते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 डिसाइड की गई, 33 निर्धारित की गई व्यंजनों की संख्या। तो अपने देख लेते हैं कि संख्या में सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ग बता देता हूँ कि वर्ग कितने होते हैं। व्यंजनों के वर्गीकरण में सबसे पहले हमारे सामने व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे तो 3 प्रकार के वर्गीकरण देखेंगे। 3 प्रकार के भेद बताता हूँ वर्गीकरण में, 3 भेद बताता हूँ। 3 भेद। इन 3 भेदों में सबसे पहला जो भेद है वो है स्पर्श व्यंजन का। एक होते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इन्हें ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बताता हूँ। वर्गीय व्यंजन। चलिए, उसके बाद दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आता है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन। चलो, अब बात करते हैं इनकी संख्या की। लिख के भी बता दूंगा, एक बार संख्या नोट करें। इनकी संख्या तो होती है 25, इनकी संख्या होती है 4, इनकी संख्या होती है 4, टोटल व्यंजन हो गए 33। कितने होंगे? 25 और 8, 33 व्यंजन। चलिए, अब मैं लिख रहा हूँ सभी को, ध्यान से देना देखना, सभी का वर्गीकरण यहाँ पे लिख रहा हूँ। छोटी छोटी नन्ही नन्ही बातें, जब अगर आप बचपन में ढंग से सीख लेते तो मेरे को ये आज दोबारा नहीं बतानी पड़ती थी, लेकिन तब आपने पता नहीं शायद क्या किया क्या नहीं किया। अब ऐसे ऐसे छोटी छोटी अगर कै कबूतर सिखाने लग गया तो मैं बताऊँ क्या होगा। लेकिन जो आपने कै कबूतर बचपन में सीखा ना, उससे बहुत ज़्यादा भिन्न है ये। तो बचपन में पढ़ा देते सर, आज क्या जरूरत पड़ गई। बचपन में इतना दिमाग कहाँ था कि हमें स्पर्श अंतस्थ ऊष्मीय भी का भी ज्ञान हो। ठीक है।
ये लो 33 हो गए होंगे। ऊपर वाले 25 हैं, नीचे वाले कितने हैं 4 हैं, और फिर नीचे वाले 4 हैं। चलो अब बात करते हैं, इतनी सी बात करेंगे। सुरक्षित रह गया, ये भी लिखो, रह गए, ये नहीं लिखूंगा एक बार, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। चलिए यहाँ देखें, यहाँ क्या है सर, शुरू वाले जो हैं ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है, तैसे, फिर तैसे, फिर पैसे। ये 5 5 जो हैं इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। तो ध्यान दीजिए, पहले पहली नाम से इसका नाम पड़ता है कै वर्ग। क्या नाम पड़ता है, कै वर्ग। वर्ग 5 ही होते हैं हिंदी में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5 वर्ग है। इसका नाम आप लिख सकते हो चै वर्ग, इसका नाम लिख सकते हो टै वर्ग, इसका नाम लिख सकते हो तै वर्ग, और इसका नाम लिख सकते हो पै वर्ग। ये लो, ये 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5। और इन 5 वर्गों में संख्या होती है 5, तो इनकी संख्या हो जाएगी 25। इन्हें ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये सर वर्ग होते हैं 5, कै च टै तै पै वै, कवर्ग चवर्ग, इन्हें कवर्ग चवर्ग एक साथ भी बोला जाता है। तो कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। तो ये 5 वर्ग होते हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं, इसलिए इनकी संख्या 25 हो गई है सर। ये 5 लाइनें, नीचे वाली लाइनों में 4 4 ही होते हैं, ये और ये। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है अंतस्थ। क्या नाम है, अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब होता है अंदर स्थित। इनके कोई अंदर स्थित है, क्या स्थित है आगे चल के बात करेंगे, संधि में बताऊंगा। यह टूट जाता है, रूट रे टूट जाता है, ल और वह इस प्रकार से टूट जाते हैं। तो ये टूटते हैं, इसलिए इनका नाम अंतस्थ वर्ण भी होता है, यानी अंदर इनके कोई स्थित है, अंतस्थ वर्ण। ये जो है, इनको बोलते समय हमारे मुख में घर्षण उत्पन्न होता है, और जहां भी घर्षण उत्पन्न होता है वहां ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वो मुख की गुहा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। मुख की गुहा गर्म होगी तो हवा भी गर्म बाहर, वायु बाहर आएगी, तो ऊष्मा वाली वायु बाहर आएगी, इसलिए इसका नाम ऊष्मीय वर्ण होता है। क्या नाम होता है, ऊष्मीय वर्ण। तो आपने देखा कि सर हमने ये सीख लिया कि ये तो है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, इन्हें कहेंगे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और इन्हें कहेंगे ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्मीय वर्ण, ऊष्मीय व्यंजन। चलिए बताइए, 4 इनकी संख्या है और 4 इनकी संख्या है। तो हमने 33 व्यंजनों में 3 प्रकार के वर्गीकरण में कितने व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, और 33 व्यंजनों को 3 वर्गीकरणों में बांट दिया, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मीय। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन को 25 बताया, अंतस्थ को 4 बताया, ऊष्मीय को भी कितना बता दिया, 4 बता दिया है। चलिए इनकी संख्या 33 बता दी है। कै वर्ग पढ़ लिया है, च वर्ग पढ़ लिया, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। चलिए यहाँ देखिए, कभी भी आपको कोई बिंदी लगानी हो, ये इस लाइन की बिंदी ये ऐसे होती है, एक बिंदी ये होती है, एक बिंदी पाई रेखा से यहाँ लगती है, एक बिंदी पाई रेखा के नीचे लगती है, एक बिंदी यहाँ लगती है, एक बिंदी यहाँ लगती है, एक यहाँ ऐसे लगता है। तो ये जो आपने डायग्राम देखा है, ये कल या नेक्स्ट की क्लास में चर्चा करूंगा कि डायग्राम किसको बताता है। चलिए, लेकिन कैवरक की जो लास्ट अंक है, कैवरक का जो लास्ट अंक है, इसके बिंदी हमेशा साइड में लगती है। जो नीचे बिंदी लगती है वो यहाँ आएगी, वो उत्क्षिप्त में पढ़ेंगे अपने। जो इधर बिंदी आएगी वो जैसे कै की आ गई यहाँ, फै की आ गई यहाँ बिंदी, इस प्रकार के ये अरबी और फारसी भाषाओं में शब्दों में, जिन्हें विदेशी सॉरी जिन्हें नुक्ता कहा जाता है, ये नुक्ता चिन्ह होते हैं। नुक्ता लगाकर अपने अरबी फारसी को निरूपण किया जाता है, अर्थ बदल जाता है नुक्ता लगाने से। चलिए, तो हमारे सामने 25 व्यंजनों का वर्गीकरण हमने देखा, 5 ये, 4 ये, 4 ये, ठीक है। तो हम सबसे पहले परिभाषा में ये लिखेंगे कि सबसे पहला वर्गीकरण जो हमारा होता है, मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, फिर अन्य प्रकार भी बताऊंगा आपको कि अन्य वर्गीकरण कैसा है, वर्गीकरण है उसमें सारी चीजें पढ़ लेंगे। तो पहला वर्गीकरण में पहला पढ़ेंगे स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। परिभाषा क्या हो सकती है, क्या लिखेंगे, अ, वर्गों के व्यंजन मुख से स्पर्श करते हुए, वायु स्पर्श करते हुए बाहर आती है, इसलिए वर्गों के व्यंजन वर्गीय होते हैं, वर्गीय या स्पर्श होते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, वर्ग क्या है, कै, च, टै, टै, तै, पै, वर्ग। इतने हैं वर्ग हमारे सामने 5, और इनकी संख्या, संख्या अगर स्पर्श व्यंजनों की संख्या लिखूं तो कितनी लिख सकता हूं, 25 लिखूं। दूसरा जो वर्गीकरण था वो हमारा दूसरा वर्गीकरण ये है क्या, अंतस्थ
व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या बोलो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? सिंपल है, य, र, ल और व। य, र, ल, व, ये कोमा है, हलंत नहीं है। य, र, ल, व। और तीसरा वर्गीकरण है हमारा ऊष्मीय, और ऊष्मीय की परिभाषा यहाँ लिख देता हूँ। कई बार पेपर में ये सब पूछ लेता है कि गर्म हवा के साथ बोले जाने वाले व्यंजन कौन से, तो ऊष्मीय व्यंजन कौन से हैं वो यहाँ लिख रहा हूँ। ऊष्मीय भैया 4 हैं। कौन कौन से हैं? ये है, इनको इसी क्रम में ध्यान में रखना। श, स और है। श, स है। तो इनकी परिभाषा लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्या? इनके उच्चारण में परिभाषा लिख रहा हूँ। इनके उच्चारण में मुख में वायु के घर्षण से ऊष्मा युक्त वायु, ऊष्मा युक्त वायु यानी गर्म हवा, गर्म वायु, ऊष्मा युक्त वायु बाहर बाहर आती है, इसलिए ये ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। तो मेनली हमने पढ़ा, मुख्यतः 3 प्रकार के वर्ण मैंने बताए। 3 प्रकार का प्रकार बता दिए। 3 प्रकार किसके? व्यंजनों के। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन जिनकी संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 और ऊष्मीय व्यंजन की संख्या 4। ये इतना सा 33 प्रकार का, 33 व्यंजनों का वर्गीकरण था। उसके बाद हम अन्य प्रकार पढ़ने वाले हैं। उत्क्षिप्त किसे कहते हैं? संघर्षी किसे कहते हैं? स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं? लुंठित किसे कहते हैं? प्रकंपित किसे कहते हैं? संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? वो कल की क्लास में हमने देखेंगे। तो आज तक का इतना ध्यान रखना, हमने स्वर पढ़ लिए हैं सारे के सारे, और व्यंजनों में हमने काफ़ी सारी बातें पढ़ ली हैं। चलिए, कल हमारा एक वर्ण विचार का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आगे की क्लास में वर्ण विचार हमारा कंप्लीट होने वाला है। यहाँ तक अपने पढ़ के रखना कि कहाँ तक हमने इनकी संख्या का वर्गीकरण पढ़ लिया है। इसके अलावा कुछ और जोड़े गए हिंदी वर्णमाला में, टोटल संख्या 52 भी बताऊंगा। उसके अलावा जो 52 कैसी हुई उसका भी चर्चा कर लेंगे। परंतु इतना ध्यान में रखना कि अपने ये मेन वर्गीकरण यहाँ तक ही था, इतना पढ़ लिए। इसके अलावा कुछ और वर्गीकरण है, पेपर में पूछ लिया जाता है। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं? ठीक है, तो वो अन्य भेद, मैं अन्य भेद में बताऊंगा कि अन्य भेद कौन कौन से हैं उसके। ठीक है, तो वो अन्य भेदों में अपने पढ़ लेंगे कि अन्य भेद जो हैं व्यंजन के, वो कौन कौन से हैं होते हैं। चलिए, आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपनी जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई भी सुझाव आमंत्रित है, आपको सुझाव भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब वो आपका फर्ज बनता है, आप करते जाइएगा। धन्यवाद।